और आगे चल करके ग्रहों के द्वारा योग कैसा बनता है, मुहूर्त क्या होता है, और अवकढ़ा चक्र में अलग-अलग फिर प्रकरण हैं फिर। ये तो सामान्य प्रकरण चल रहा है, होरा प्रकरण, उसके बाद में आगे हर मुहूर्त हैं, अनेक प्रकार के मुहूर्त हैं। पूरा ये लगभग छोटी-मोटी लंबी पुस्तक है, इसमें बहुत सारी चर्चाएँ आगे भी हैं। अलग-अलग प्रकरण है, मुहूर्त प्रकरण ही है, मुहूर्त प्रकरण में बहुत सारे मुहूर्त हैं। 14 अपने जो 16 जो संस्कार हैं, 16 संस्कार के लिए अलग-अलग विचार हैं, अलग-अलग तिथियों का है। तो वो सब लंबा प्रकरण अपने जो सिलेबस में है। आगे अगर पढ़ोगे तो आगे ये भी आएगा, और आगे अगर ज्योतिष में नॉलेज करना है, पढ़ना है, तो अवकढ़ा चक्रम संपूर्ण उसको तैयार करो, पढ़ो, लेकिन वो बात का विषय है। अभी तो हमें एग्ज़ाम का वरिष्ठ उपाध्याय का फॉलो करना है, कैसे हमें क्या करना है। बाद में जो है वो हम देखेंगे। बाद में हम तो इस प्रकरण का वीडियो जो भी है वो देखेंगे आगे। तो वो लंबा है वो सब, पूरा अवकढ़ा चक्रम, उसके बाद फिर ज्योतिष शास्त्र में आगे बढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, सारा सिस्टम है। तो कारण जो है अंतिम पंचांग का अंतिम अंग है ये कारण ज्ञान। कारण ज्ञान के अंतर्गत बता रहे हैं कि कर्ण कितने हैं। कह रहे हैं कि बवा वयम बालव कौलवाख्ये ततो भवे तैतिल नामधेयम गराभिधानम वणिजम च विष्टिः इत्याहुरार्याः कर्णानि सप्त। बवा वयम बालव कौलवाख्ये ततो भवेत् तैतिल नामधेयम गराभिधानम वणिजं च विष्टिः इत्याहुरार्याः कर्णानि सप्त। सप्त कर्णानि प्रथितानि, 7 कर्ण कहे गए हैं। बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, विष्टि। ये जो है प्रथम 2 श्लोक में बव, बालव, कौलव, तैतिल, गराभिधानम, गर, वणिज, विष्टि, ये 6 जो है कर्ण ऊपर वाले श्लोक में। नीचे वाले में चतुर्दशीया शशिना ग्रहीणा तस्यार्धभागे शकुनिर्द्वितीये दर्शार्धयोश्तचतुरङ्घ्रिनागौ किंस्तुघ्नमाद्ये प्रतिपद्येकञ्च। इसमें शकुनी, शकुनिर्द्वितीय, शकुनी, फिर आगे चतुष्पद, चतुरंघ्रि, अंघ्रि माने पद होता है, चरण, या पद को अंघ्रि शब्द से कहा गया है। चतुरंघ्रि माने चतुष्पद, चतुष्पद। फिर किंस्तुघ्न, किस्तुघ्नमाद्ये, किस्तुघ्न, ये 11 कर्णानि, ये 11 कर्ण है। ये 11 कर्णों की चर्चा है। तो बवा वयम, बव, बालव, भवेत् तैतिल, तैतिल चतुर्थ कर्ण, फिर गर, फिर वणिज, फिर विष्टि, फिर शकुनी, फिर चतुष्पद, किंस्तुघ्न, किंस्तुघ्न, ये 11 कर्णानि, 11 कर्ण है। इन ये 11 कर्ण क्रम से प्रतिदिन तिथियों में आते रहते हैं। उसके लिए तिथ्यर्धम कर्णम कथ्यते। कर्ण कहाँ हो, कर्ण का टाइम क्या है, तो तिथि का जो अर्ध भाग है वो कर्ण कहा जाता है, मतलब आधा भाग। इसका चार्ट भी आगे है, और वैसे इसका चार्ट जब आओगे यहाँ कॉलेज में तो 1-2 दिन कक्षा ज्योतिष की लेंगे एक्स्ट्रा इसकी, तो पंचांग भी साथ में लाएंगे। पंचांग में ये सारे जितने भी हैं ना मुहूर्त प्रकरण के, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, कर्ण, इन सब के बारे में वहाँ उस पंचांग में दिखाते हुए प्रैक्टिकल करा देंगे थोड़ा सा, है ना, तो समझ में आ जाएगा उस समय।
चार्ट जो इसका है वो उस समय हम बता दें। अभी नॉर्मल करणों की संख्या कितनी है, कौन कौन से हैं, ये सब यहाँ पर महत्वपूर्ण है, याद करना पड़ना। आदितः अब जो है स्थिर करणानि किस किस पक्ष में कौन सा होता है उसके विषय में कह रहे हैं। तिथ्यरथम परे तिथि का अर्धभाग करण होता है। उसके बाद लिख रहे हैं अत्र आदितः सप्तकरणानि अन्ये चत्वारश्च स्थिरकरणानि भवन्ति। आदितः सप्तकरणानि अन्ये चत्वारश्च स्थिरकरणानि भवन्ति। स्थिरकरणानि कृष्णपक्षे और चतुर्दशी उत्तरार्धो शुक्ल पक्षे प्रतिपद पूर्वार्धम यावत् भवन्ति। सात करण जो है भव बालव कौलव तैतिल गर वणिज विष्टि, ये जो सात करण हैं ये स्थिर करण होते हैं। और अन्य दो पक्ष में स्थिर करणानि कृष्ण पक्षे, स्थिर करण जो होते हैं वो कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी से चतुर्दशोत्तरार्धो, चतुर्दशी से आगे उत्तरार्ध में, मतलब एक ही तिथि में दो बार करण आते हैं ना, आधा आधा विभाग है। आगे चार्ट में है, जैसे देखो इसमें लिखा है तिथि प्रतिपदा द्वितीया से 15वां तक कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की दोनों तिथियां लिखी हैं। अब इन दोनों में जो विभाग किया गया, जो 15 तिथि है, इसी में 7 जो आपके करण हैं, ये एकादश जो करण है, एकादश करण में दोनों पूर्वार्ध और परार्ध रूप में विभाग कर दिया। ठीक है, आधा 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 जो है मतलब तिथि में ही 24 घंटे का जो तिथि का समय है उसमें 12-12 घंटे का विभाग कर दिया। तो 12 घंटे एक करण और 12 घंटे दूसरा करण। ठीक है, तो तिथ्यर्ध भाग, तिथि में दो विभाग किया। तो तिथि जो है 24 घंटे की तिथि होती है प्रायः, अगर क्षय नहीं होती है, क्षय इत्यादि का विचार तो अलग विषय है। सीधा है, तिथि के दो विभाग हैं। तिथि आपके चतुर्विंशति होरा पर्यंत एक तिथि रहती है, पहले पढ़ चुके हो। उस 24 होरा में 12 होरा एक करण और 12 होरा, यानी 12 होरा पूर्वार्ध और 12 होरा परार्ध, पूर्वार्ध और परार्ध विभाग कर दिया। ठीक है, अब 12 होरा पूर्वार्ध क्रम से भव बालव कैवलव तैतिल गर जो क्रम है वो आएंगे। फिर दूसरे में भी जो उत्तरार्ध है या परार्ध है, जो भी कहो, परार्ध जो है, फिर उसमें भी भव बालव गौलव कर्ण जो क्रम से आएंगे, 11 आकर के फिर वापस एक शुरू होकर के फिर 11 आएगा। इस तरह से वो चक्र चलता रहता है कर्ण का भी। अब इस कर्ण में पूर्वार्ध और परार्ध में स्थिर और अस्थिर, शुक्ल पक्ष में कौन है, कृष्ण पक्ष में कौन है, इसका विचार करके कोई कार्य करना होता है। जैसे स्थिर कोई कार्य करना हो, स्थायी रखना हो, मकान इत्यादि निर्माण है, विवाह है, विवाह इत्यादि, ये सब स्थिर योगों में करना चाहिए। जो ग्रह और करण योग सब स्थिर हो उसमें करना है। मकान निर्माण, बगीचे का निर्माण, विवाह करण के विवाह में अगर अस्थिर में कर दोगे तब स्थायी नहीं रहेगा, तभी जो समस्या आती है तलाक इत्यादि। मतलब जो हमारे यहाँ तो नहीं होता है अपने यहाँ, लेकिन समस्या बनती है, फिर लड़ाई झगड़ा हो ही जाता है। तो इसलिए विवाह इत्यादि भी स्थिर करण में, स्थिर मुहूर्त में ही किया जाता है, स्थिर लग्न में, जिससे वो स्थायी बना रहे, स्थायित्व रहे उसमें। तो उस पक्ष में वहां पर इन सब का तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, इन पांचों का जो है विचार करते हैं कि पांचों की स्थिरता देखते हैं, कब स्थिर है, कहाँ है, कैसे मुहूर्त निकालना है, ये सब विचार करके रखा जाता है। तो ये करण की चर्चा है। अब इसका प्रैक्टिकल जो है जब कॉलेज में आओगे तो पंचांग दिखा करके सारा करवा देंगे। ठीक है, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण सबका। अगला जो प्रकरण हमारा है राशि प्रकरण है, राशि परिचय। राशि प्रकरण में राशि शब्द का मूलभूत अर्थ है समूह, राशि समूह। अब इस राशि शब्द को
ज्योतिष में भिन्न भिन्न शब्दों से व्यवहित किया गया है। क्षेत्र भी कहा है, गृह भी कहा है, ग्रहों का घर भी माना जाता है। जो राशि होती है, राशि को ग्रहों का घर भी कहा जाता है। इस ग्रह की ये राशि है अथवा इस ग्रह का यह घर है। ठीक है, तो जो राशि है उसको ग्रहों का घर माना गया है। ये ज्योतिष सिद्धांत में है। इसको ज्योतिष में भिन्न भिन्न प्रकरणों में भिन्न भिन्न नाम से चर्चित किया गया है, जैसे क्षेत्र, गृह, ऋक्ष, भ और भाव। जैसे कुंडली निर्माण करते हैं तो 12 भाव होता है, तो वहां पर जो राशि चक्र है उसको भाव शब्द से कहा गया है। प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, वो राशि को ही संबोधित करके भाव शब्द कहा गया है। और भाव मान करके फिर वहां पर फलादेश होता है। फलित ज्योतिष शास्त्र की प्रवृत्ति 12 राशियों को 12 भाव अर्थात राशियों का निवास स्थान, घर मान करके निर्धारित कर रखा है। 12 राशियों का जो सामान्य चक्र निर्धारण है वो 12 घर बना दिया। अब उस 12 घर में जो राशि होती है वो अपने चक्र अनुसार परिवर्तित होता रहता है। जैसे मान लो प्रथम जो घर निर्धारित किया है वो मेष राशि का है। प्रथम राशि मेष राशि है, तो मेष राशि का घर जो फिक्स है, उस मेष राशि के घर में अगर दूसरी कोई राशि आ जाती है, जब लग्न हम स्पष्ट करते हैं, तो मान लो मेष राशि के घर में मिथुन राशि अगर आ गई, मेष राशि के घर में अगर मिथुन राशि आती है तो उसका फलादेश अलग हो जाता है। मेष ही राशि है तो फलादेश अलग होता है। तो ये सब विचार होते हैं। तो ये विभिन्न नामों से राशियों को जाना जाता है। पहले चर्चा आ चुकी है कि संपूर्ण ब्रह्मांड की जो संपूर्ण ब्रह्मांड को परिमित किया गया है, जो नापा गया है, एक जो चक्र माना गया है ब्रह्मांड का, वो 360 अंश माना गया है। 360 अंश मान करके उसी में राशियों का विभाग किया है। संपूर्ण ब्रह्मांडे 360 अंश परिमितम एकम भचक्रम विद्यते। एक भचक्र की परिकल्पना है 360 अंश में संपूर्ण ब्रह्मांड का, और उसी में यस्मिन 12 राशयः सन्ति, 12 राशियों की परिकल्पना है। अर्थात 30-30 अंश की एक एक राशि होती है। 30-30 अंश की एक एक राशि होती है। अब इस 30 अंश में प्रारंभिक जैसे अंश होता है, प्रारंभिक अंश में ग्रह है तो उसकी अलग स्थिति है। कितने अंश पर ग्रह है, कितने राशि पर ग्रह है, तो ग्रह के अंश और राशि पर ग्रह की स्थिति निर्धारित करती है। ग्रह की युवावस्था, वृद्धावस्था, मध्यावस्था, इन सब का निर्णय भी इसी पर होता है, राशि पर ही। तो कति राशयः, कितने राशियां हैं, तो लिख रहे हैं मेषः, वृषः, मिथुनः, कर्कटः, सिंहः, कन्या, तुला, वृश्चिकः, धनुः, मकरः, कुंभः, मीनश्च। ये 12 राशियां हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये 12 राशियां हैं। इसके लिए श्लोक में लिख रहे हैं मेघोथ वृखोथ है, मेषो वृषोथ मिथुनम कर्कः, सिंहश्च कन्यका, तौलिश्च वृश्चिकश्चैव, धनुर्मकर एव च, कुंभमीनौ क्रमादेते राशयः परिकीर्तिताः, मेषाद्याः विषमाः क्रूराः, वृषाद्याश्च समाः शुभाः। कति राशयः, कितनी राशियां हैं, तो मेष, वृष, अथ मिथुनम, तीसरी मिथुन, चतुर्थ कर्कः, कर्क राशि, पांचवा सिंह, छठा कन्या, सातवां तौली तुला राशि, फिर वृश्चिक आठवां, फिर 9वां धनु, 10वां मकर राशि, 11वां कुंभ और 12वीं राशि है मीन राशि। ये 12 राशियां कर्मा देते राशयः परिकीर्तिताः, ये कथित हैं, उक्त हैं। 12 राशियों की कल्पना संपूर्ण ब्रह्मांड में है, और यही 12 राशि हमारे शरीर में भी परिकल्पित है। सिर से लेकर के मस्तक से लेकर के पैर पर्यंत 12 राशियों की स्थिति है। 12 राशियों की स्थिति है। इसमें 12 राशि, जैसे सिर है तो मेष राशि, उससे नीचे उतरेंगे मुख, वृष, फिर मिथुन, फिर कर्क राशि सीना, फिर सिंह पेट, फिर तुला उससे नीचे, फिर उसे वृश्चिक, फिर धनु, फिर मकर और कुंभ, फिर मीन। मीन जो है कर्ण, मीन से ऊपर कुंभ, कुंभ जो है जानु,
तो उसके ऊपर घुटना। तो क्रमबद्ध द्वादश राशियों की परिकल्पना हमारे शरीर में भी है। इन द्वादश राशियों में जिस प्रकार के ग्रह का निवास होता है, उस ग्रह का प्रभाव हमारे शरीर पर रहता है। यदि वह ग्रह अच्छी स्थिति में है, अच्छी पोजीशन में है, तो उसका प्रभाव अच्छा पड़ता है, शरीर सुंदर होता है, निरोगी होता है, सही होता है। यदि स्थिति ग्रह की सही नहीं है, तो शरीर में कोई ना कोई परिवर्तन होगा, कोई ना कोई खराबी होगी, काला होगा, अंगहीन होगा, कोई समस्या होगी, कोई रोग हो जाएगा। ये विभिन्न प्रकार की होती है। तो ये ग्रहों की परिकल्पना ब्रह्मांड और शरीर दोनों में एक समान है। तो ब्रह्मांड को ही शरीर और शरीर में ही ब्रह्मांड दोनों की परिकल्पना मान करके फलादेश होता है और प्रभाव उनका देखता है। किसी राशि के प्रभाव में है तो हर राशि, द्वादश राशि है, द्वादश राशियों में जब ग्रहों का जैसा प्रभाव होता है, उसी तरह से व्यक्ति का शरीर भी होता है। किस राशि के प्रभाव में कुंडली है, उसके अनुसार ही उसके शरीर का भी विकास होता है। लंबा कोई होगा, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, मोटा होगा, काला होगा, वो ग्रह कुंडली में ग्रह की स्थिति को देख करके निर्धारित किया जा सकता है। ये सब स्थितियां हैं, ठीक है। ये द्वादश राशि परिकल्पित है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशि हुए। प्रत्येक राशि के अलग अलग स्वामी हैं। हर राशि का अलग ग्रह स्वामी है। तो जिस राशि का जो ग्रह स्वामी है, यदि उस राशि में वही ग्रह आता है तो ज्यादा प्रभावी होता है। तो किस राशि का कौन सा स्वामी है, इसके लिए अगला श्लोक है। मेषः मेष वृश्चिकयोर भौमः शुक्रो वृष तुलाधिपः कन्या मिथुनयोः सौम्यः कर्क स्वामी च चंद्रमा सिंहस्याधिपतिः सूर्यः गुरुस्तु धनुमीनयोः शनिर्नक्रस्य कुंभस्य कथितो गणकोत्तमैः। गणकोत्तमैः मतलब ज्योतिष शास्त्र के साक्षात्कार करने वाले जो महर्षि हैं, उन्होंने कहा है, उनके द्वारा निर्दिष्ट है किस राशि का कौन स्वामी है। मेष वृश्चिकयोर भौमः, मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी भौम है। भौम मंगल। मेष और वृश्चिक राशि के भौम यानी मंगल हैं। वृष तुलयोः शुक्रः, वृष राशि और तुला राशि के स्वामी शुक्र है। कन्या मिथुनयोः भौम बुधः, कन्या राशि और मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं। कर्कस्य चंद्रमा, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है। सिंहस्य सूर्यः, सिंह राशि के स्वामी सूर्य है। धनुमीनयोः बृहस्पतिः, धनु और मीन राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति है। मकर कुंभयोश्च, मकर और कुंभ राशि के स्वामी शनि है। इस तरह से द्वादश राशि के भिन्न भिन्न ग्रह स्वामी हैं। कुंडली में जब रत्न धारण की चर्चा आती है, रत्न प्रसंग, तो ग्रह का जो राशि होती है, जो लग्न होता है, उस लग्न के स्वामी के राशि के अनुसार रत्न धारण किया जाता है। रत्न के प्रसंग में वहां चर्चा आती, तो इसी ये जो राशि के स्वामी है, इनसे ही विचार करके विभिन्न रत्नों को धारण करवाया जाता है। ठीक है, ग्रहों की स्थिति और ग्रह स्वामी का विचार करके कौन सा ग्रह खराब है या कौन किस ग्रह को किस चीज की आवश्यकता है, किस ग्रह को पावर में लाना है, कौन ग्रह कैसा है ना, उसको देख करके ग्रह स्वामी का विचार करते हुए रत्न का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो द्वादश राशियों के भिन्न भिन्न स्वामी हुए। पुनः समझो इसको। मेष वृश्चिकयोः मंगलः, मेष राशि मेष राशि जो प्रथम राशि है, और अष्टम राशि जो है वृश्चिक राशि। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है, मंगल ग्रह। वृष तुलयोः शुक्रः, वृष राशि और तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। कन्या मिथुनयोः बुधः, कन्या राशि और मिथुन राशि के स्वामी बुध है। कर्कस्य चंद्रमा, और कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है। सिंहस्य सूर्यः, सिंह राशि के स्वामी सूर्य है। धनुमीनयोः बृहस्पतिः, धनु राशि और मीन राशि के स्वामी
बृहस्पति। मकर कुंभयोश्च, और मकर राशि और कुंभ राशि के स्वामी शनि है। तो इस तरह से इति द्वादश राशीनाम स्वामिनः भवन्ति, इस तरह से द्वादश राशि के पृथक पृथक ग्रह स्वामी है। इसमें से निश्चित है प्रायः एक प्रश्न के एग्जाम में आता ही आता है। इसलिए किस ग्रह का कौन सा ग्रह किस राशि का स्वामी है, इसको एक चक्र, एक टेबल बना लो रजिस्टर में, और उनका जो है सर स्वामियों का कार्य क्या है, स्वामियों का कार्य क्या है, भिन्न भिन्न राशियों में स्थित होकर के उस जिसकी राशि है, जिस व्यक्ति की, जिस जातक की, जातक जिस राशि में उत्पन्न हुआ है उस राशि पर उस ग्रह का प्रभाव रहता है। ठीक है, मान लो कोई मिथुन राशि में उत्पन्न हुआ जातक, मिथुन लग्न है उसका, तो मिथुन का स्वामी जो बुध है, बुध यदि बुध की अगर दृष्टि उस पर है, बुध की कृपा है, तो जातक अच्छा होता है, अच्छा उसका समय रहता है, काल रहता है, और अलग अलग परिस्थितियां बनती है। तो विशेष विचार का वो है, प्रसंग है। यहाँ पर अपने को इतना ही मतलब है कि राशि का स्वामी कौन है, बस इतना ही अपनी परीक्षा से संबंध है इसका। विशेष ज्ञान के लिए फिर आगे प्रसंग आएगा तो उसमें अध्ययन करना, यदि जिज्ञासा होगी तो फिर आगे पढ़ा देंगे, बता देंगे। ठीक है, अभी इतना ही यहाँ पर तात्पर्य है कि किस राशि का कौन सा स्वामी है। ठीक है, इतना ही हमें याद रखना। तो इसका एक चार्ट बनाओ रजिस्टर में, उसमें राशि और राशि के स्वामी, राशि का नाम लिखो और राशि का जो स्वामी है उनको लिख करके उसको 2-4 बार 5 बार देख लोगे तो याद हो जाएगा। सरल है, कोई इसमें काठिन्य नहीं है। ठीक है सर, हाँ, ये रिक्षम जो लिखा है राशि परिचय में ऊपर, रिक्षम, हाँ उसका हाँ, क्या अर्थ होगा सर? अब रिक्षम नाम है, संज्ञा है। अच्छा, हाँ, राशि को ही वृक्ष कहा गया, वृक्ष शब्द से। राशि को ही भाव शब्द से कहा गया, राशि को ही गृह शब्द से कहा गया, राशि को ही क्षेत्र शब्द से कहा गया है, और राशि को ही राशि शब्द से कहा गया है। जी सर। पर्याय पद के रूप में ज्योतिष में ये भिन्न भिन्न नामों की चर्चा आई है। ठीक है, कहीं पर हाँ, वृक्ष शब्द से, कहीं पर इससे, कहीं पर उससे, राशि को ही कहा गया है। इतना ही तात्पर्य है। और सर ये जो दूसरी इसकी लाइन है, संपूर्ण ब्रह्मांडे, जो ये वाली लाइन है, उसका क्या अर्थ होगा? पहले उसमें चर्चा मैंने किया गया था कि पूरे जो ब्रह्मांड है संपूर्ण, उसको 360 अंश में परिकल्पित किया कि पूरा ब्रह्मांड 360 अंश का है। ओके, पूरा ब्रह्मांड 360 अंश का है, और उसमें 12 राशि है, मतलब 30-30 अंश की एक एक राशि होगी, है ना। 30-30, 12 से भाग दोगे तो 30 में डिवाइड होगा, 30-30-30 12 12 हो जाएगा। ठीक है, 30-30 हाँ, अंश की एक राशि हो जाएगी ठीक है सर। इस तरह से। अब उसके बाद में नक्षत्र वसात राशि ज्ञानम, नक्षत्र के अनुसार राशि ज्ञान, किस नक्षत्र का कौन सी राशि होगी, इसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। कितना क्योंकि नक्षत्र का जो भुक्ति काल है, नक्षत्र का जो समय है, एक नक्षत्र प्रायः 24 होरा रहता है। 2.25 नक्षत्र की एक राशि होती है, पहले भी मैंने चर्चा की थी। तो उसी बात को यहाँ पर वो विशद रूप से व्याख्यान कर रहे हैं कि अश्विनी भरणी कृतिका पादमेकम मेषः, उसी बात को लिख रहे हैं। एकस्य नक्षत्रस्य भुक्तिकालः चतुर्षु पादेषु विभक्तः भवति। पहले विभक्त कर चुके हैं, एक नक्षत्र के 4 चरण हैं, 4 पाद है प्रत्येक नक्षत्र का। 27 नक्षत्र थे, 27 नक्षत्र के 4-4 चरण में विभाजित किया था, जिसका 108 चरण हुआ था। 27 दूना 54 और 54 दूना 108। तो एक नक्षत्र के 4 चरण किया था, 27 नक्षत्र है, 27 नक्षत्र के 4-4 चरण करेंगे तो 108 चरण होते हैं। अब वो 108 चरण में प्रत्येक 9-9 चरण के एक एक राशि। ठीक है, 108 में 9 का जब भाग देंगे हम तो 12 आ जाएगा। 12 9 108, पहाड़ा में जिसे हम लोग पढ़ते हैं ना टेबल। ठीक है, तो टोटल 27 नक्षत्र के 4-4 विभाग किए तो 108 हो गया। 108 में 12 राशि की परिकल्पना है, तो गिनते जाओ। जो 108 चरण हो रखे हैं उसमें से प्रारंभ से 9 चरण मेष राशि, सेकेंड 9 चरण वृष राशि, थर्ड 9 चरण
मिथुन, फिर कर्क, फिर सिंह, फिर कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। इस तरह से 9 चरण की एक राशि निर्धारित हो जाएगी। ठीक है, तो 108 चरण हुए, 12 राशि है, तो 12 × 108 हो गया फिक्स गणित। तो 9 चरण की एक राशि होगी। इसी बात को श्लोक में क्रम से लिख रहे हैं। नवानां पदानां कालः एकस्य राशेः कालः भवति तदनुसारं श्लोकेऽस्मिन् नक्षत्रबलात् राशेः ज्ञानं वर्णितम्। 9 चरणों का काल एक राशि का होता है, तो एक राशि में 9 चरण है। एक राशि में 9 चरण है, यानी 2.25 नक्षत्र की एक राशि है। एक नक्षत्र पूरा, दूसरा नक्षत्र पूरा और तीसरे नक्षत्र का एक चरण। ठीक है, इसी बात को नक्षत्र से राशि ज्ञान के विषय में लिख रहे हैं कि किस नक्षत्र में बालक उत्पन्न हुआ है, उस नक्षत्र से उस बालक की क्या राशि होगी तुरंत पता चल जाएगा। अश्विनी भरणी कृतिका पादमेकम मेषः। अश्विनी नक्षत्र पूरा, अश्विनी नक्षत्र का 4 चरण, भरणी नक्षत्र का 4 चरण और कृतिका पादमेकम मेषः, कृतिका का 1 चरण। यदि इसमें जातक का जन्म हो रहा है तो उसकी मेष राशि होगी। अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र के 1 चरण में, ठीक है, पूरा अश्विनी नक्षत्र, पूरा भरणी नक्षत्र और कृतिका के 1 चरण में यदि जातक का जन्म हो रहा है तो उसकी मेष राशि होगी। इसी तरह से कृतिकायाः 3 पादः रोहिणी मृगशीर्षोर्धं वृषभः। कृतिका नक्षत्र के 3 चरण, कृतिकायाः 3 पादः, कृतिका नक्षत्र के 3 चरण, रोहिणी नक्षत्र के 4 चरण, 4 3 7 और मृगशीर्षोर्धं वृषभः, मृगशीर्ष नक्षत्र का आधा भाग यानी 2 चरण। तो मृगशीर्ष का 2 चरण, तो कृतिका के 3, रोहिणी नक्षत्र के 4 और मृगशीर्ष नक्षत्र के 2 चरण, ये 9 चरणों का वृष राशि होती है। यदि 9 चरण में, इन 9 चरण में कृतिका के 3 चरण में, रोहिणी के 4 चरण में और मृगशीर्ष के 2 चरण में यदि जातक का जन्म हो रहा है तो उस जातक की वृष राशि होगी। इसी तरह से मृगशीर्षोर्धम आर्द्रा पुनर्वसु पादत्रयम मिथुनः। मृगशीर्ष नक्षत्र का आधा भाग यानी 2 चरण, आर्द्रा के 4 चरण और पुनर्वसु के पादत्रय 3 चरण। तो 2 चरण हो गए आपके मृगशीर्ष नक्षत्र के, आर्द्रा के 4 चरण 6 और पुनर्वसु नक्षत्र के पादत्रयम 3 चरण, ये 9 मिथुन राशि के। यदि इन चरणों में जातक का जन्म हो रहा है, मृगशीर्ष के 2 चरण में, आर्द्रा नक्षत्र के 4 चरणों में, पुनर्वसु नक्षत्र के 3 चरणों में, तो उस जातक की राशि मिथुन राशि होगी। उसी तरह से आगे पुनर्वसु पादमेकम पुष्य आश्लेषांतम कर्कः। पुनर्वसु नक्षत्र का 1 चरण, पुष्य नक्षत्र का 4 चरण और आश्लेषांत यानी आश्लेषा नक्षत्र का 4 चरण। यदि इसमें जातक का जन्म हो रहा है तो उसकी राशि क्या होगी, कर्क राशि। पुनर्वसु 1, पुष्य के 4 चरण और आश्लेषा नक्षत्र के 4 चरण, तो 4 4 8 1 9 चरण, अर्थात इन चरणों में यदि जातक का जन्म हो रहा है तो उसकी कर्क राशि होगी। मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी पादमेकम सिंहः। मघा नक्षत्र के 4 चरण, पूर्वा फाल्गुनी के 4 चरण और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का 1 चरण, ये 9 चरण जो है, इनमें यदि जातक का जन्म होता है तो सिंह राशि होगी। मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी पादमेकम सिंहः। ठीक है, मघा नक्षत्र के 4 चरण, पूर्वा फाल्गुनी के 4 चरण और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का 1 चरण, ये सिंह राशि का है। यदि इसमें जातक का जन्म हुआ तो उस जातक की राशि हो जाएगी सिंह राशि। आगे चक्र से भी दिखा रहे हैं। ठीक है, उत्तरा फाल्गुनी पादत्रयम हस्तः चित्रार्धम कन्या। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के 4 चरण, नहीं, उत्तरा फाल्गुनी के पादत्रयम, उत्तरा फाल्गुनी पादत्रयम, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के लास्ट 3 चरण, हस्त नक्षत्र के 4 चरण 4 3 7 और चित्रार्धम और चित्रा नक्षत्र के 2 चरण। 3 चरण हो गए उत्तरा फाल्गुनी के, 4 हो गए हस्त के, 7 और 2 चरण जो है चित्रा नक्षत्र के। यदि इन चरणों में जातक का जन्म होता है तो उस जातक की राशि कन्या राशि होती है। चित्रार्धम स्वाति विशाखायाः पादत्रयम तुला। चित्रा नक्षत्र का अर्ध यानी 2 चरण,
स्वाति के 4 चरण, स्वाति 4 2 6, विशाखायाः पादत्रयम्, विशाखा नक्षत्र के 3 चरण। यदि इन चरणों में जातक का जन्म हुआ तो उसकी राशि होगी तुला राशि, ठीक है। इसी तरह से विशाखा पादमेकम अनुराधा ज्येष्ठांतम वृश्चिकः, विशाखा पादमेकम, विशाखा नक्षत्र का एक चरण, अंतिम एक चरण, अनुराधा संपूर्ण चारों चरण अनुराधा नक्षत्र का, ज्येष्ठांतम वृश्चिकः, और ज्येष्ठा नक्षत्र के 4 चरण, तो 4 चरण अनुराधा का, 4 चरण ज्येष्ठा का और 1 चरण विशाखा नक्षत्र का। इन 9 चरणों में यदि जातक का जन्म होता है तो उसकी राशि वृश्चिक राशि है, ठीक है। इसी तरह उत्तराषाढ़ा पादत्रयम्, श्रवण धनिष्ठार्धम मकरः, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का 3 चरण, श्रवण नक्षत्र का 4 चरण और धनिष्ठार्धम और धनिष्ठा नक्षत्र का 2 चरण। इनकी राशि मकर राशि होती है, मकरः। उत्तराषाढ़ा पादत्रयम् 3 चरण, श्रवण 4 चरण, 4 3 7, धनिष्ठार्धम धनिष्ठा नक्षत्र का 2 चरण। तो 3 ये 4 ये 7 और 2 ये 9, इन 9 चरणों में यदि जातक का जन्म होता है तो वह उस जातक की राशि मकर राशि होगी। धनिष्ठार्धम शतभिषा पूर्वाभाद्रपदा पादत्रयम् कुंभः, धनिष्ठार्धम, धनिष्ठा नक्षत्र का अर्ध भाग यानी 2 चरण, धनिष्ठा नक्षत्र का 2 चरण, शतभिषा नक्षत्र के 4 चरण और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र के 3 चरण। तो 2 चरण धनिष्ठा के, 4 चरण शतभिषा के और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र के 3 चरण, तो हो गए 9, 2 इसके, 4 इसके 6 और 3 इसके 9। इन 9 चरणों में यदि जातक का जन्म होता है तो उसकी राशि है कुंभ राशि। अंतिम पूर्वाभाद्रपदामेकम, पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का अंतिम एक चरण, उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के 4 चरण और रेवत्यांतम और रेवती नक्षत्र के 4 चरण। तो पूर्वाभाद्रपद 1, 4 उत्तराभाद्रपद और 4 रेवती, इन 9 चरणों में यदि जातक का जन्म होता है तो उसकी राशि मीन राशि होगी। इस तरह से नक्षत्र के द्वारा राशि ज्ञान, कौन किस नक्षत्र में जातक का जन्म हो रहा है, नक्षत्र में जन्म होना ही देख करके उस जातक की राशि का निर्धारण कर दिया जाता है। जातक नक्षत्र के किस चरण में जन्म लिया है उसको देखिए और तुरंत जो है निर्धारण हो जाएगा कि ये किस राशि में जन्म लिया है। उस राशि के अनुसार उसका जो भी कृत्य करना है, व्यवहार करना है, व्यवहार जगत में उसका किया जाए। इसी बात को इस चक्र में भी समझाया है। 12 राशियों को क्रम से लिखा था, देखो राशि संख्या, फिर राशि का नाम, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, 12 राशियों को लिखा और क्रमबद्ध जो है किस नक्षत्र के कितने चरण की कौन सी राशि है बिल्कुल चार्ट में दर्शा दिया है। अश्विनी के 4 चरण, चूचे चोला इत्यादि, भरणी लूलू ले लो, फिर कृतिका आ, 9 चरण मेष राशि, फिर आगे कृतिका के 3 चरण और रोहिणी के 4, मृगशिरा के 2 वृष राशि, फिर मिथुन के 2, आर्द्रा के 4, पुनर्वसु के 3 मिथुन राशि, है ना। फिर पुनर्वसु का 1, पुष्य के 4, अश्लेषा का 4 कर्क राशि, सिंह मघा का 4, पूर्वा फाल्गुनी का 4, उत्तरा फाल्गुनी का 1 सिंह राशि, उत्तरा फाल्गुनी के 3, हस्त के 4, चित्रा के 2 कन्या राशि। इसी तरह से तुला में भी 2 4 है, तुला चित्रा स्वाति विशाखा तुला, विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा वृश्चिक, मूल पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा धनु, उत्तराषाढ़ा श्रवण धनिष्ठा मकर, धनिष्ठा शतभिषा पूर्वा भाद्रपद कुंभ और पूर्वा भाद्रपद उत्तरा भाद्रपद रेवती, इसका मीन राशि है। तो चक्र में बिल्कुल स्पष्टतया राशि का चरण ज्ञान पूर्वक किस नक्षत्र का कितने चरण पर कौन सी राशि है बिल्कुल लिखा हुआ है। तो 9 चरणों की 108 राशि होती है, तो 27 राशि है, 27 नक्षत्र है। 27 नक्षत्रों में प्रत्येक नक्षत्र के 4-4 चरण है, 4-4 चरण का विभाग जोड़ोगे तो टोटल 108 होता है। 108 चरण को 9 चरण में विभाजित करेंगे तो 12 राशि हो जाएगी। 12 9 108, 9 का 108 में भाग दोगे तो 12 शेष बच जाएगा। 12 राशि है, तो सब बिल्कुल गणित के समान फिक्स है इसमें, है ना। राशि, नक्षत्र, नक्षत्राक्षर, चरण, राशि के स्वामी, नक्षत्र के स्वामी, देवता,
है ना, ये सारे क्रम से आपके हो जाते हैं। इसके बाद में आगे ग्रह परिचय प्रकरण आएगा। अब उसमें क्या है, क्या आगे है, उसकी चर्चा आप आगे करेंगे। मासक ज्ञान पर्यंत शायद ही सिलेबस में, उसके बाद तो फिर द्वितीय प्रकरण आरंभ करेंगे। अस्तु, श्वः मिलामः पुनः सप्तवादनवेलायां। धन्यवादः।